हेलो दोस्तों, आप सबके स्वागत है आज नए चैप्टर में। सीआरटी का चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आज हम पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर में या 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर जाएगा। आज हम बेसिक पढ़ेंगे और ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ग्राफ से कैसे हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो यही एक तरह से लीनियर पॉलिनोमियल है जिसको हम दो वेरिएबल का पढ़ना है। दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल रहेगा या कुछ भी, मतलब दो वेरिएबल रहेगा, उसी का हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। इस चैप्टर में हम और अच्छे से डिटेल में सारे सब चीज़ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं। तो इसमें पहले तो लीनियर इक्वेशन की इंट्रोडक्शन वगैरह जो होगा नॉर्मल, जो मैंने बता दिया पिछले चैप्टर में, वही बस समझेंगे। उसके बाद हमको सॉल्यूशन देखना है ज़्यादा, मतलब इसमें हमको सॉल्यूशन पर ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। इसका सॉल्यूशन हम ग्राफ से निकालते हैं और 3 थ्योरेटिकल मेथड होता है जिसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इन तीनों से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और एक कंडीशन होगा कि कब लाइन पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्ट करेगा वगैरह वगैरह, मतलब बहुत चीज़ें चैप्टर में सॉल्यूशन से रिलेटेड ही है, वही हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को अपने 3rd चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन के डिफिनेशन से। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं समझते हैं हम। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं, पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। एन इक्वेशन which can written in the form, ठीक है, an equation which can written in the form of ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो ऐसा इक्वेशन जिसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखें। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर ए बी एंड सी आर रियल नंबर and both A and B are non-zero। ठीक है, it's called linear equation in two variable। linear equation in two variable। चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैंने जो आपको बताया था कि एक भी हो सकता है, मतलब एक मतलब ए एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी वाई, एक मतलब कुछ भी, मतलब एग्जांपल 5x प्लस 3 या 5x प्लस 2 करके मैंने बताया था आपको, या 5y प्लस 2 हो सकता है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन ऐसे हो सकता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कहने का मतलब कि हमें दो वेरिएबल चाहिए, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए डिफिनेशन में क्यों लिखा है कि बी एंड सी आर रियल नंबर एंड बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो। नॉन जीरो कहने का मतलब कि अगर ए और बी जीरो हो जाए, अगर मान लो ए जीरो हो जाता है तो ए जीरो हो जाएगा, तो बी वाई प्लस सी बचेगा। यहाँ सिर्फ लीनियर इक्वेशन बचेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हमें एक्स और वाई को जीरो नहीं रखना है, ये दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। तो डिफिनेशन क्या है कि एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी सी आर रियल नंबर एंड बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो। ठीक है,
तो हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आ गया होगा लेकिन कि जो भी टू वेरिएबल है तो मतलब 2x y या yz या za या कुछ भी मतलब 2 वेरिएबल होना चाहिए और उन दोनों का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। a और b क्या है, कोफिशिएंट है यहाँ पर x और y का। ठीक है, समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये तो क्या लीनियर इक्वेशन का। अब हम आगे पढ़ेंगे उसका सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब अब कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम ग्राफ से पढ़ेंगे। तो फिर जैसे होता है, तो आज हम बस ग्राफ का कवर करेंगे, बाकी के लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में, और कुछ भी है, बहुत कुछ है भी उसमें पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं। मैंने एक टॉपिक लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो हमारा चैप्टर का नाम है वही मैंने लिखा है, तो इसमें हमको समझना नहीं है, बस हमें एक जनरल एक्सप्रेशन होता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो हम लिख देंगे, आपको याद रखना है, उसको समझना है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मतलब हमें 2 लीनियर इक्वेशन लेकर चलना है, एक नहीं 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकर चलना है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल टर्म क्या होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो जनरल टर्म फॉर pair of linear equation in two variable, linear equation in two variable। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो हम लिख देते हैं, बस आपको समझ जाना है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ये हमारा जनरल टर्म होता है वो वही होता है जो ऊपर है, बस यहाँ पर a1 b1 c1 हो जाएगा और a2 b2 c2 हो जाएगा। अब इसी पर हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, मतलब इन्हीं का सॉल्यूशन, 2 इक्वेशन रहेगा उसका सॉल्यूशन निकालना है, वही सब हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर, मतलब डबल जोड़ा। हमें लेकर चलना है 2 वेरिएबल इक्वेशन का, 2 वेरिएबल इक्वेशन का पेयर लेकर चलना है। ठीक है, तो इस डिटेल चैप्टर में हम और डिटेल से पढ़ेंगे सब। अब हम यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कि हम ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम समझेंगे। ठीक है, मतलब कि ग्राफ के थ्रू हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम इसको हम एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करना चाहूँगा, एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने एक टॉपिक जैसे कि लिखा है ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ठीक है, इसमें हमको करना क्या है, हम कैसे करेंगे वो समझेंगे, और हमें क्वेश्चन कैसा मिलेगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है हमें क्वेश्चन कैसा मिलेगा। हमें ये जो है टॉपिक है इसमें हमको बेसिक उसमें कुछ जानना नहीं है, थ्योरी इसका कुछ नहीं है। तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन हमें मिलेगा कैसे ही इक्वेशन 2 दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए और ग्राफिक के थ्रू मतलब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए। तुमको कैसे करना है ये हमें समझना है। ठीक है, ग्राफ सॉल्व जो होगा एक तरह से थ्योरेटिकल मेथड रहेगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ग्राफिकल होता है, वो हमें समझना है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हमें क्या करना है कि पहले हम देखेंगे कैसे 2 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन ए उठाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं 2x + 3y = 9, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, और एंड 4x + 6y = 18, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 के थ्रू फ्रॉम 1 सबसे पहले क्या हम करेंगे ना कि यहाँ से कोई x का पार्टिकुलर x का वैल्यू लेंगे। ठीक है,
पार्टिकुलर एक्स का वैल्यू कहने का मतलब कि इसमें से 2x से तुम 9 इधर ले जाएंगे, 3y इधर ले जाएंगे और 2 को भी नीचे फ्रैक्शन में ला देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में ला देंगे, वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 किए थे। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 2x + 3y = 9, ठीक है, ये हमारा 1 से आ रहा है। तो 2x इधर रहेगा और फिर हम 9 - 3y करेंगे, 3y को इधर ले जाएंगे और फिर हम x को रहने देंगे और 9 - 3y/2, ठीक है, ये हमारा एक x का वैल्यू मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन से अब कैसे आगे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। इसके बाद हम दूसरे इक्वेशन पे पहुँचेंगे और हमें क्या निकालना है, दो पेयर करके सॉल्यूशन निकालना है, x और y का दो सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। ये मेथड हमें मतलब बोर्ड में भी हम बॉक्स बनाना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या है, 9 - 3y/2, ठीक है, और ये हमारा y, दो भी चलता है या 3 तक भी, आप मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कोई रैंडम पार्टिकुलर वैल्यू y का हमें उठाना है, ठीक है, और हमें ऐसा ध्यान देंगे कि ऐसा मतलब वैल्यू लें 2y का कि जिसको लेने के बाद मतलब जो हमारा y या x का वैल्यू है वो इंटीजर में हो, सिंपल इंटीजर में हो, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्राफ पे शो करना है। तो हमें ऐसा मतलब देखना है कि जो सिंपल इंटीजर मिले वो हम कर सकते हैं। तो 9 - 3y/2 है, तो x y का क्या वैल्यू डालें कि हमें कोई सिंपल इंटीजर्स मिले। तो हम देख सकते हैं अगर y का वैल्यू 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 9 - 3/2, ये इंटीजर नहीं आ रहा है तो इसको रहने देंगे। फिर हम y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो y का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 9 - 3y/2, ये भी नहीं होता है। 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी सही नहीं मिल रहा है। फिर 9 - 14 करते हैं, ठीक है, 9 - 3 करते हैं, 4 करते हैं तो 4 12 होगा और फिर 3/2, ये 3/2 ही के फॉर्म में आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो फिर देखते हैं, फिर हम 9 - 3 5 पुट करते हैं, तो हाँ, अगर हम y का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 5 3 15 और 9 में से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें 3 और ये 15 6 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर y का वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। y का वैल्यू 5 पुट किए तो क्या हुआ, 9 - 3y/2, 3y, 3 × 5 कितना होता है 15, 9 - 15 कितना होगा, -6, -6/2, आपको दिखाते हैं कैसे होगा, यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या, y का वैल्यू 5 लिया, तो जब हम y का वैल्यू 5 डालेंगे तो 9 - 3 × 5 होगा /2 होगा, ठीक है। तो 3 × 5 क्या होता है, 15 होता है, 9 - 15/2, 9 - 15 क्या होता है, 5 इधर 1 - 6/2, तो क्या आया वैल्यू -3। तो यहाँ पर हमें यही वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा -3, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं, अब आगे कैसे वैल्यू पुट करें, माइनस में भी कर सकते हैं, तो -5 करते हैं एक बार, ठीक है, -5 करेंगे तो 15 + 9 नहीं होगा, -2 करते हैं तो -2 -1 करते हैं पहले, तो -1 तो ये हमारे 9 + 3 हो जाएगा 12/2, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं -1 करेंगे तो 3 × -1 क्या होगा, -3 -3 प्लस हो जाएगा, तो 9 + 3 12 और 12/2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब -2 वैल्यू पुट करते हैं, -2 करेंगे तो ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो हम 5 हो गया, -3 करेंगे तो भी नहीं होगा, -4 करेंगे तो -4 -12 + 9 नहीं होगा। तो आगे देखते हैं 6 का, देखते हैं, अगर 6 पुट करते हैं यहाँ पर तो 3 3 × 18, 89, ये भी नहीं हो रहा है। 7 करते हैं, 7 करेंगे तो 7 3 × 21, 21 - 9 ये हमारा हो जाएगा 21, 12 आ जा रहा है, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो 3 × 7 21 और 21 - 9 1 12 और 12/2 -
ये हमारा -6 आ जाएगा। कैसे देखिए 9 यहाँ पर 9 - 9 है और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 21, 7 × 3 क्या होगा 21, 21 - 9 -12, -12/2 -6। ठीक है, हमें एक यहाँ से मिल गया। हमें खुद से सोचना पड़ेगा क्या हम बोले, खुद करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ से हमें मिल गया। तो पॉइंट कौन कौन सा मिला, सॉल्यूशन इस यहाँ सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या क्या मिला, तो -3, 5, 6 - 1 और -6 × 7। ठीक है, ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब यहाँ नाउ फ्रॉम 2 करते हैं, इक्वेशन 2 से हम देखते हैं। नाउ फ्रॉम 2, ये थोड़ा मतलब ट्रिकी है, अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, अपने खुद से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तभी ये बन पाएगा। ऐसे खुद से मतलब होने से रहा। तो यहाँ पे अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो इस बार हम y को लेकर चलते हैं। तो 4x + 6y = 80। तो पहले हम देख सकते हैं कॉमन क्या, 2 कॉमन लेकर हम हटा सकते हैं। यहाँ 2 कट जाएगा तो क्या 2x + 3y = 9। ठीक है, फिर 3y को इधर रहने देते हैं, 9 - 2x करते हैं। ठीक है, फिर y को करते हैं, y हो गया 9 - 2x/3। ठीक है, फिर से हम इसी तरह बॉक्स बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। इस बार भी हम 3 पॉइंट ही लेकर चलते हैं। तो x का वैल्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन y का हमको क्या डालना है 9 - 2x/3। ठीक है, इधर दोनों मैंने ले लिया कि आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता, कैसे करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 9 - 2x। अब हम x का ऐसा क्या वैल्यू डालें कि हमको इंटीजर कोई इजीली मिल जाए। ठीक है, x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो क्या होगा 2, 7/3 नहीं होगा। 2 का वैल्यू 2 डालते हैं नहीं होगा। 3 डालते हैं तो 3, हाँ 3 डालेंगे। अगर x का वैल्यू हम 3 डालते हैं तो 2 × 3 6, 9 - 6। तो हम अगर 3 का वैल्यू डालें तो क्या आ रहा है 2 × 3 6 और 9 - 6 3, 3/3। यहाँ पर हमें क्या मिल गया 1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 3 तक देख लिया, 4 देखते हैं। 9 2 × 4 करेंगे 8, 1/3 नहीं आएगा। 5 डालते हैं 10 आएगा, तो भी नहीं होगा। 6 करते हैं तो क्या आता है 12, 6 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 6 12, 12 - 9 - 3। तो यहाँ पर हम 6 डालते हैं और ये 2 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3 6 का, तो ये -3 मिलेगा, -3/3 -1। अब हम कोई नंबर दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया नेगेटिव नंबर लेते हैं तो -2 लिए तो -4 नहीं होगा। -3 लेते हैं तो क्या आता है -3 6 15, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमने -3 लिया तो ये 9 2 × -3 क्या होगा -2 × -3 +6 हो जाएगा। 9 + 6 15, 15/3 / ये 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से 3 सॉल्यूशन मिल गया। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 क्या होगा 3, 1 6, -1 फिर -3, 5। ठीक है, ये आंसर मतलब सबका अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरा सेम आ रहा था। आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैल्यू लेते हैं, कैसा क्या वैल्यू लेते हैं, उस पर आंसर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मेरा ये आंसर आ रहा है, आपका ये आंसर दूसरा आंसर आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, जो बुक में भी देखिएगा तो देता रहेगा, लिखा रहेगा आंसर में भी डिफरेंट, तो ये आंसर अलग अलग आ सकता है सबका। ठीक है, हमें इसमें बस ग्राफ का मेन देखना रहता है। ग्राफ का जो मेन मुद्दा रहता है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे क्या करना है, ग्राफ पर हमें वर्क करना है, वो देखना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ग्राफ का। तो हम ग्राफ का देख रहे हैं। अब ग्राफ के थ्रू में समझाना ना कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे पास ग्राफ नहीं है अभी, तो मैं आपको इसी पर कॉपी पर बना कर दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मेरे पास क्या क्या पॉइंट है -3 5 6 -1 6 -7 और -3 1 6 -1 -3 5 + -6 7। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं y मैक्सिमम निगेटिव कितना गया है, तो -1 ही है, y निगेटिव ज़्यादा नहीं गया है। ठीक है, y मैक्सिमम तो गया है 7।
तो हम 2 का लेकर चलते हैं, ठीक है। स्केल जो होगा हमारा 2 का होगा, तो यहाँ 2, यहाँ 4 ले रहे हैं, और ये 6 और ये 8, ठीक है। ये -2 -4 इतना, और x का भी हम 2 का इन लेकर चलते हैं, 2 4 6। अब ग्राफ पर बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। और यहाँ -2 -4 -6 -8, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये भी x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये भी y, ठीक है। तो हमको क्या पॉइंट शो करना है कि मेरे पॉइंट कहाँ कहाँ है। तो हम देख सकते हैं, 1 से देखते हैं, -3 और 5 कहाँ मिलेगा। x -3 मतलब यहाँ -3, और y पॉजिटिव मतलब यहाँ ये हमको यहाँ ये पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ -3 होगा ना, और यहाँ हमारा बीच में कहीं 5 होगा, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद देखते हैं इक्वेशन लाइन 1 का है, ठीक है। लाइन 1 है हमारा, 6 -1 मतलब 6 ये, और -1 मतलब यहाँ कहीं मिलेगा ये पॉइंट हमें, ठीक है। मेजरमेंट हो सकता है गलत, क्योंकि मैंने सही मेजर किया नहीं। आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। -6 7 मतलब मैंने जो वैल्यू निकाला वैसे ही निकलेगा, यही वैल्यू आएगा अगर आप मेरे जैसे मैंने किया वैसे करेंगे तो। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं ग्राफ पर आपको कैसे शो करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो समझना है आपको, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया -6, -1। अब है -6 और 7, ठीक है। तो -6 हमारा आ गया यहाँ पे, -6 और 7 यहाँ आया था 3 5, ओ सॉरी ये यहाँ आएगा 5, यहाँ है ना -3, तो ये हमारा 5 यहाँ आएगा, ये नहीं होगा। -6 यहाँ है तो -7 ये जाएगा ऐसे, यहाँ आएगा, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। हमको इस लाइन को मिलाते हुए बनाना है, क्योंकि हम गलत, मेरा जो मतलब ग्राफ में लिया नहीं कि स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे रियल में स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। चलिए अब इस लाइन को मैं मिला देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो अब हम इसको तीनों पॉइंट को एक साथ मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे वो मैं आपको नहीं बताऊँ, ठीक है। तो हम कैसे लाइन मेजर करेंगे वो दिखा रहे हैं बस, ठीक है। ये एक लाइन हमारा बन गया, ये पॉइंट इधर ही आएगा। आप समझ रहे होंगे कि मैंने ग्राफ पेपर यूज़ नहीं किया है, इसलिए हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रहा है, कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको अगर आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो आपका प्रॉपर बनेगा, मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब क्या है 3,1, ये हमारा 3 है और ये हमारा 1 इसी लाइन पे बनेगा, मतलब ये हमारा यहाँ कहीं 3 और ये हमारा कहीं 1, ठीक है। अब क्या है 6, -1, तो 6 हमारा यहाँ और -1 यहाँ, सेम यही पॉइंट, मतलब ये कोइंसाइड करने जा रहा है। और -3, 5 मतलब कि ये पॉइंट, तो यहाँ ये मतलब ये दोनों ग्राफ जो है कोइंसाइड कर रहा है। तो जब हम तीनों को मिलाएंगे तो ये सेम इसी पर बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये कोइंसाइड कर जाएगा यहाँ पे, तो ये तो समझ में आ गया ना। इसी तरह से ये बनेगा क्वेश्चन। तो काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन समझाने में टाइम लगा, लेकिन कुछ हाँ नहीं, कैसे सॉल्व करना है वो तो मैंने आपको समझा दिया कैसे सॉल्व करना है और कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं था। अगर आप ग्राफ यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आपका 100% गारंटी है कि सही होगा, ठीक है। इक्वेशन हमें पता रहेगा, वहाँ से 2 इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे और y का वो वैल्यू पुट कर देंगे, या y निकालेंगे x का वैसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें इंटीजर मिले, क्योंकि इंटीजर मिलेगा तो ग्राफ पे शो करने में हमें आसानी रहेगा। तो सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट आएगा बट ग्राफ हमारा सेम आएगा। तो
ग्राफ भी देख सकते हैं कोइंसाइड कर रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। आप एनसीईआरटी का बुक लेंगे और आप चेक करेंगे। आज जब एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो मेरा ग्राफ, मेरा सॉल्यूशन और उनका सॉल्यूशन अलग अलग आ रहा है, लेकिन आप वो देखिएगा कि वहाँ भी कोइंसाइड कर रहा है और यहाँ मेरा लाइन भी कोइंसाइड कर रहा है। थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है कोइंसाइड करने के मैटर में, ठीक है। तो आप वो चेक कर लीजिएगा अपनी मतलब संतुष्टि के लिए। तो हर जगह मेन मेरा क्या है कि कोइंसाइड, मेरा सॉल्यूशन आपका मेरा किसी का भी अलग आ सकता है, लेकिन कोइंसाइड सेम करेगा। कोइंसाइड एक दूसरे के ऊपर लाइन, दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, किसी का भी हो, कोई भी सॉल्व करेगा तो उसका ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बस ग्राफ का ही आज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन लूँगा जिससे आपको और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन जो लिया एक वर्ड प्रॉब्लम है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें बहुत ही ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन लैंग्वेज वर्ड में दिया हुआ बहुत सारा मिलेगा, और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। मतलब हमें इस ऐसे क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए, हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए हमें क्या करना है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने का। आप भी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे खुद से, और खुद मतलब अपने आप को समझेंगे। क्वेश्चन को कुछ टफ नहीं रहता, लैंग्वेज बस दिया है आपको। आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा। आपको इक्वेशन बनाना रहता है, देने का मोटिव यही रहता है, क्योंकि हम लोग इक्वेशन पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं। इक्वेशन हमें सॉल्व करने आता है, लीनियर इक्वेशन, लेकिन हमें वर्ड दिया रहेगा उसको इक्वेशन बनाना, ये हमारे लिए टफ होता है, ये हमारे लिए चैलेंज होता है। तो हमें इस पर कमांड होना चाहिए अच्छे से कि हम कैसे दिए हुए वर्ड को इक्वेशन में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कैसे करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, ठीक है। आफ्ताब एक है, टेल हिज डॉटर मतलब आफ्ताब नाम का एक आदमी है जो अपनी बेटी से कहते हैं 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब कि 7 साल पहले, ठीक है, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज के साथ गुना थे। मतलब अगर मेरा एज मतलब मान लीजिए मेरा एज 49 है और आपका एज 7 है, तो 7 साल पहले, तो मैं मतलब मेरे कितना मेरे 7 टाइम हुआ, मतलब मेरा 49 है और आपका 7 है, तो 7 49 मतलब 7 टाइम्स है। आपके एज के 7 टाइम्स मेरा एज है, ठीक है। आपके एज के 7 टाइम्स मेरा एज है। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 ईयर एगो मतलब आज से 7 साल पहले मेरा जो एज था वो तुम्हारे 7 टाइम्स, तुम्हारे एज के 7 टाइम्स था, ठीक है। तुम्हारे एज के 7 टाइम्स जो एज था वो मेरा था, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ठीक है, आज से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, यू विल बी प्रेजेंट, ठीक है, यू विल बी, आज से 3 साल बाद तुम्हारे एज के 3 टाइम्स मैं हो जाऊंगा, ठीक है। आज से 3 इयर्स बाद तो मैं तुम्हारे एज के हो जाऊँ, तुम्हारे एज के 3 टाइम्स हो जाऊंगा। मतलब अगर आज मेरा एज 15 है तो तुम्हारा आज मेरा एज 15 है तो आज से तुम्हारा 5 है, सॉरी, अगर आज से 3 साल बाद तुम्हारा एज 5 है तो मेरा 15 होगा, फिर 5 × 3 टाइम्स, तुम्हारे एज के 3 टाइम्स मेरा एज हो जाएगा। ये 3 साल बाद क्वेश्चन में ये कहना चाहता है, ठीक है। और हम समझते हैं कि इसको लैंग्वेज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज दिया तो हमें लैंग्वेज का यूज भी करना है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आफ्ताब और उसकी डॉटर का एज हम मान लेंगे कि कोई एज है प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब का प्रेजेंट एज को बी एक्स, हम एक्स मान लेते हैं, और डॉटर का वाई मान लेते हैं, ठीक है, आज का, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज मतलब अभी का, मौजूदा टाइम का जो एज है आफ्ताब और उसकी डॉटर का एक्स है और वाई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आज से 7 साल पहले, ठीक है, नाउ 7 ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ, ठीक है, आज से 7 साल पहले, ठीक है।
आज से अगर मान लीजिए कि आज आपका एज 10 साल है, तो क्या 7 साल पहले भी 10 साल होगा? 10 ही होगा? नहीं होगा। आज अगर 10 है तो 7 साल पहले जाहिर सी बात है 3 होगा। और मेरा अगर मान लें आज 15 है, आज 20 है, तो 7 साल पहले क्या होगा? 13 होगा। तो इसी तरह ये मैंने अगर प्रेजेंट एज x माना है और y माना है, तो आज से 7 साल पहले जो मेरा एज होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो हम लिखेंगे आफ्ताब एज 7 ईयर एगो x - 7 और डॉटर का एज जो होगा 7 साल पहले y - 7। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर जो आज मेरा एज होगा मेरा कल नहीं होगा या 1 साल पहले नहीं होगा, दूसरा एज मेरा घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 7 साल पहले जाहिर सी बात है मेरा एज कम रहेगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं तुम्हारे एज के 7 टाइम्स था। आफ्ताब का एज जो था, ठीक है, क्या बोल रहा है कि आफ्ताब का जो एज था वो 7 टाइम्स था। किसके एज का? उसके डॉटर का था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7, ठीक है, इज इक्वल टू y - 7 इंटू 7, ठीक है, 7 टाइम्स था। किसके एज का? तो आफ्ताब का एज जो था वह उसके डॉटर से 7 टाइम्स था, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉटर तो छोटी होगी और ये आफ्ताब बड़ा होगा। तो यहाँ क्या होगा? 7y - 49। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x - 7y प्लस 49 हो गया 42। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, x - 7y प्लस 42। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये 7 साल पहले का था। अब आते हैं अपने नए कंडीशन पे। नाउ 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। ठीक है, तो अगर आज मेरा एज 22 साल है तो जाहिर सी बात है 3 साल बाद 23 होगा, मेरा एज बढ़ेगा। तो फिर से हम यही करेंगे कि आफ्ताब एज आफ्टर 3 years और डॉटर x + 3 और y + 3। ठीक है, जो मेरा प्रेजेंट है चाहे उसमें 3 ऐड हो जाएगा। जाहिर सी बात है होना चाहिए, खुद सेंस लगा सकते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि मेरा एज जो है वह तुम्हारे एज के 3 टाइम्स है। ठीक है, मेरा एज जो है तुम्हारे एज के 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर 3y + 3, तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। तो क्या हो गया हमारा? x - 3y इज इक्वल टू 396। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया? 2 इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? जो हमने पहले किया था वही करना है। मेन हमारा जो ये था यही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने अच्छे से कर लिया और आप समझ भी गए होंगे। तो अब हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन में भी मैं बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं ग्राफ नहीं बनाऊँगा। ग्राफ आपको खुद से बनाना है। तो ग्राफ मैंने अच्छे से बता दिया, तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ग्राफ बनाने में। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा ग्राफ बनाने में आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 इक्वेशन मेरा क्या था? x - 7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, तो माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू -42 - x। ठीक है, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो y क्या हो जाएगा हमारा?
42 + x / 7, ठीक है। फिर से हम बॉक्स बनाएंगे जैसे बनाते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पर y = 42 + x / 7। यहाँ पर हम x का कोई वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे x का कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा y का वैल्यू। तो हम ऐसा पता मैंने आपको बता दिया कि हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे इंटीग्रल मल्टीपल आए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम 7 पुट करेंगे तभी हमको हर 7 का ही +7 का मल्टीपल पुट करेंगे तभी हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम x 7 पुट करेंगे तो 42 + 7 कितना होता है 49। तो 49 होगा, 49 / 7 7। फिर यहाँ पर हम -7 पुट करेंगे, -7 पुट करेंगे तो 35 आएगा। 35 कितने बार में कटेगा 7 से, तो ये 5 बार टाइम्स में कटेगा -7 से, ठीक है। फिर कोई लेंगे तो अगर 8 लेंगे तो नहीं होगा, 14 लेंगे तो 14 से 42 + 14 56, ठीक है। 42 + 40 हमारा 56 होगा। कितने टाइम्स में कटेगा तो ये 8 टाइम्स में कटेगा y के टेबल से, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ अगर हम 8 पुट करेंगे, नहीं यार, चलिए हमें 2 ही पे लेके चलते हैं, 2 काफ़ी है, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 पर भी हमें इतना, हमें लाइन चाहिए, लाइन हमको मिल जाता है, इतने पर मिल जाएगा। नहीं तो अगर हम चाहें तो कुछ वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, तो और वैल्यू पुट कर ही लेते हैं, 3 का ही, मतलब मैक्सिमम 3 का ही रखा जाता है। अगर आप बोर्ड में भी जाए तो 3 का ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू में क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। तो हमें 3 सॉल्यूशन मिल गया। देयरफॉर सॉल्यूशन फ्रॉम 1 क्या क्या मिला 7, -7 -7, 5 और 0, 6। ये हमें 3 पॉइंट मिल गया, 3 सॉल्यूशन मिल गया। ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 से निकालेंगे। 2 से निकालेंगे उसके बाद आपको खुद से अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आप खुद से बना सकते हैं। आप क्वेश्चन जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे पॉज करके नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि मैं इतना टाइम तो दे रहा हूँ कि आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो अब इसको सेकेंड इक्वेशन देखते हैं फ्रॉम 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे और ग्राफ तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं x इधर गया तो 6 + 3y, ठीक है। x में ही बनाते हैं बस। तो x = हम लिखेंगे 6 + 3y और ये y, ठीक है। तो हम x का y का क्या वैल्यू पुट करेंगे कि जिससे हमें ये मिल जाए, y मिले। तो हम y का ऐसे क्या वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो 6 + 3y, तो यहाँ पर हम y कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी डालें तो हमें इंटीग्रल मल्टीपल ही मिलेगा। तो हम सबसे पहले y का वैल्यू 0 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा x 6 मिलेगा। फिर 1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 * 1 3 9 मिलेगा। फिर अब -1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 × -3 मिलेगा। ये हमें 3 सॉल्यूशन मिलेगा, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ सॉल्यूशन फ्रॉम 2 हो गया। तो क्या मिला हमें 6, 0, 9, 1 और 3, -1, ठीक है। तो ये हमें 3 वैल्यू मिल गया, इक्वेशन सॉल्यूशन मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब हम यहाँ से ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। हम ग्राफ लेंगे, सारा पॉइंट लिखेंगे, जो जो पॉइंट जहाँ मैक्सिमम को मिला वहाँ तक हम पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे और फिर उस पॉइंट को हम जो मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ हमने कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, इंसिडेंट कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, क्या हो रहा है, हमें वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। उस क्वेश्चन में था तो वो था हमारा बस
सॉल्व जो वर्ड था उसको हमें इक्वेशन में लाना था, जो हमने अच्छे से कर लिया। और ग्राफ हम खुद से कर लेंगे, आप खुद से वो बना लेंगे क्योंकि वो ईजी है और मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। चलिए तो हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को मतलब है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली शो करना है, लेकिन मैं आपको बस इक्वेशन बना के दिखा दूंगा। मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे बनता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इक्वेशन हमें कैसे फॉर्म करना है वर्ड से, ठीक है। क्योंकि आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है और काफ़ी अच्छे से बता दिए कि आप आराम से कर सकते हैं। और आप बहुत ही ईजी है, वो कुछ नहीं हो, बच्चे जैसा चीज़ हो जाएगा आराम से। मेन हमारा ग्राफ से हमें वर्ड से इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से तो काफ़ी ईजी है, आप पढ़ कर भी समझ सकते हैं, ठीक है। क्या है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है। 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है 3900 रुपीज़ में, ठीक है। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है 3900 में, ठीक है। बाद में वह अनदर बैट मतलब एक और बैट ले रहा है और 3 और बॉल ले रहा है, ठीक है। और उसके लिए वो पे कर रहा है 1300, ठीक है। तो वहाँ से हमको बताना होगा कि ग्राफिकली सॉल्व करने मतलब हमें बस सॉल्यूशन यहाँ नहीं निकालना है हमें, बस हमें बताना है। ग्राफ सॉल्व करना होगा, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा वो फॉर्म से, लेकिन हमें बस यहाँ पर आपको इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा मैं समझाऊंगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए, बैट लेना है और बॉल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने बैट और बॉल का जो प्राइस है वह एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या खरीद रहे हैं, तो कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, ठीक है, और 6 बॉल, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 6y, ठीक है। 3 बैट का और 6 बॉल का प्राइस 3900 मिल रहा है। तो एक्स को जो एक्स बैट का प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और बॉल का प्राइस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3900 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल प्राइस है, तो टोटल प्राइस हम कैसे निकालेंगे, जब हम उसका प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा हमें। तो ये हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, एक्स बैट, एक बैट लिए हैं, ठीक है, और 3 बॉल लिए हैं, ठीक है। एक बैट और 3 बॉल लिए हैं, कि बॉल लिए हैं कितने में, तो 1300 में। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से हम एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और ग्राफिकल मेथड से हम निकाल सकते हैं एक्स और वाई के वैल्यू। तो हमें बैट और बॉल का प्राइस पता चल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको निकालना होगा तो हम निकालेंगे, जब हम अपना टॉपिक पढ़ लेंगे तब, ठीक है। अभी मैं आपको बस, और वो निकल जाएगा। ये भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमें समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेशन बनाना है। मेन हमारे यहाँ पर मुद्दा था इक्वेशन बनाना, जो हमने अच्छे से बना दिया। और मेरा भी मोटिव यही था कि आपको बताएं कि आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी आप खुद से आगे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहले किया है, और ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लूँगा और एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम इक्वेशन से बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। वर्ड से कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, चलिए देखते हैं। और मैंने क्वेश्चन लिया है, ये भी क्वेश्चन NCERT का ही है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊँगा, बस इतना बताऊँगा कि
ग्राफ कैसे, इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन फॉर्म करना मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में भी। आपको ग्राफ खुद से फॉर्म करना है और सॉल्यूशन खुद से निकालना है, क्योंकि वो इजी चीज़ है, उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा चीज़ पढ़ें, ठीक है, और वो आप आराम से कर सकते हो। उससे आपको प्रैक्टिस भी होगा, कुछ आप भी करेंगे तो उससे प्रैक्टिस होगा। और इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.1 तक का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं एग्जाम्पल। और ये हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है, हम समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, एक दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस हमें मिला है, पता चला 160 है, ठीक है। ये 2 kg सेव और 1 किलो अंगूर का दाम हमें एक दिन मिला है 160 रुपये, ठीक है। और वही एक महीने के बाद जब हम गए तो हमें 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर हमें 300 रुपये में मिले, ठीक है। यहाँ पर हमें समझना है कि हम कैसे इसको बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर पहले 160 में मिल रहा है, और 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर हमें 300 में मिल रहा है। तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू तो निकालना है, इतना तो हमें पता है। एक्स और वाई क्या होगा, हमें प्राइस निकालना होगा। एप्पल और ग्रेप्स का क्या प्राइस है, हमें वो निकालना है। सब पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द प्राइस, तो जो है वही लेट आफ्टर द प्राइस, लेट द प्राइस ऑफ एप्पल and grapes bx and grapes bx and y, ठीक है। एप्पल और ग्रेप्स का जो प्राइस हो गया x और y हो गया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट सिचुएशन से क्या मिल रहा है, 2 किलो सेव मतलब 2x प्लस 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 1y इज इक्वल टू 160। तो ये हमारा एक हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर 1 मंथ, सेकेंड कंडीशन हमारा हो गया, ठीक है। उस टाइम मैंने क्या लिया, 4 किलो से मतलब 4x, क्योंकि 4 किलो और 1 किलो का दाम कितना है, तो एक किलो का प्राइस हमारा x है, तो 4 किलो का कितना होगा, 4x होगा, ठीक है। तो 4x और 2 किलो अंगूर, तो यहाँ पर 2y, इन दोनों का कितना लग रहा है, 300 लग रहा है। ये हमारा 2 इक्वेशन तैयार हो गया। तो यहाँ से हम किसी भी मेथड के यूज करेंगे, और जो हमें पता है उस मेथड को भी हम सॉल्व यूज करेंगे, और यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारा एक्स और वाई का वैल्यू, मतलब हमें प्राइस पता चल जाएगा एप्पल और ग्रेप्स का। उसके बाद हम ये काम हमें यहाँ पर करना नहीं है, हमें क्या करना है, बस रिप्रेजेंट करना है ग्राफ। तो हमें क्या करना है, जिससे हमें एक बॉक्स बनाकर इसको एक्स और वाई का वैल्यू 3 निकालना है, और उसको हम ग्राफ पे शो करना है। उसके बाद लाइन को मिला देना है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा दोनों से, और मिला देने के बाद हमें बस वही ग्राफ में लाइन ही शो करना है, ठीक। कैसे करेंगे वो हम कर सकते हैं आराम से ग्राफ पे, आपको मैंने अच्छे से बता दिया, आप वो करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहीं तक था, मुझे यही बताना था कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हम यहीं पर अभी एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और जो टॉपिक होगा इंटरेस्टिंग है और अच्छा है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं हर साल, मतलब शायद हर साल चांस रहता है कि आएगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, और एक टॉपिक हमें 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। और टॉपिक को हमें 12th में भी पढ़ने को मिलेगा 3D में, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।